हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल तबरेज़ मलिक। उम्मीद करता सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा कुछ चीज़ें, लेकिन ऐसे वीडियोस एक्चुअली लोग नहीं डालते हैं। एटलीस्ट जो इमिग्रेशन का काम करते हैं या जो कंसल्टिंग सर्विस चलाते हैं वो ये वीडियोस तो कभी नहीं डालेंगे कि भाई वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ या रिफ्यूज़ होता है। लेकिन मैं डालता हूँ ऐसी वीडियोस और मैं लोगों को बताता हूँ कि कहाँ पे गलती किसी ने की है और कैसे उसे सुधारना चाहिए। ये नहीं कि आपका 100% रेशियो होता है। जिस तरह से कभी भी किसी को भी देखना, जो भी विजिट वीज़ा का, वर्क वीज़ा का काम करता हो, मोस्टली विजिट वीज़ा वाले कभी आपको नहीं बताएंगे कि यूरोप का वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, फ्रांस का रिफ्यूज़ हो गया, यूएस का हो गया, न्यूजीलैंड का हो गया, कनाडा का हो गया, कहीं का भी नहीं बताएंगे। मैं आज ये सीरीज़ चालू किया हूँ यूएस, न्यूजीलैंड, कनाडा और बाकी कंट्री वगैरह करूँगा और बताऊँगा कि कैसे वीज़ा रिफ्यूज़ होता है। दोस्तों, न्यूजीलैंड रिफ्यूज़ हो गया, समझ में नहीं आ रहा है कि गलती कहाँ हुई है, कौन सा रीज़न सबसे बड़ा डेंजर था और गलती ना हो दोबारा किस तरह से अप्लाई किया जाए। ये वीडियो पूरा ज़रूर देखिए कि बहुत काम की वीडियोस आपकी बताने जा रहा हूँ, क्योंकि आज मैं रियल रिफ्यूज़ल लेटर शो करूँगा नाम हाइड करके और स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूँगा कि इमिग्रेशन न्यूजीलैंड ने वीज़ा क्यों रिफ्यूज़ किया और रीअप्लाई करते समय किन मिस्टेक्स को अवॉइड करना चाहिए। चलिए वन बाय वन बात करते हैं। इस केस में एप्लीकेंट जो था, न्यूजीलैंड अप्लाई किया, तारीख थी 17 दिसंबर 2025 और रिफ्यूज़ल लेट जो हुआ 6 जनवरी 2026 को डिक्लाइन कर दिया गया। रिफ्यूज़ल लेट में साफ साफ 4 मेजर रीज़न थे जो मैं डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, 4 मेजर रीज़न, लेकिन 4 में से 2 को तो आप छोड़ ही दो क्योंकि उनको एक बहाना मिल जाता है और वो एक्स्ट्रा उनको डाल देते हैं। सबसे पहले इमिग्रेशन न्यूजीलैंड को सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट वीक था, विल दिस पर्सन विल कम बैक और नॉट, मतलब ये बंदा जाकर वापस आएगा कि नहीं। इस केस में ऑफिसर को ये कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा था कि ये बंदा वापस आएगा इंडिया कि नहीं आएगा, टेम्परेरी विजिट के लिए जा रहा है कि नहीं जा रहा है। प्रॉब्लम क्या थी, स्ट्रॉन्ग जॉब नहीं था। अब जो लोअर कैटेगरी के जॉब्स होते हैं वो आप छोटे पोजीशन मांग लो, वेयर हाउस में काम करने वाले या स्टील फिक्सर वाले या कंस्ट्रक्शन में काम करने वाले या स्टोर में काम करने वाले, सुपरमार्केट, इनको ये स्ट्रॉन्ग जॉब नहीं समझते। सॉरी टू से, बट जो सच है मैं वही बता रहा हूँ, मुझे इससे कुछ लेना देना इससे नहीं है। अब किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए मैं इसमें बताता हूँ। करंट जॉब प्लस लीव लेटर बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब जिस पे वीज़ा में अप्लाई कर रहे हो वहाँ से एक लेटर ले लो, लेटर हेड पे, कि भाई ये बंदा न्यूजीलैंड पे जा रहा है या ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, कहीं भी जा रहा है, ये इतने दिन का इनका हॉलीडेज़ है जो हम अप्रूव करते हैं और ये इस साल से इस साल तक यहाँ पे काम कर रहा है। सैलरी स्लिप, एम्प्लॉयमेंट लेटर पूरा क्लियर होना चाहिए विद अ स्टैम्प, विद अ प्रॉपर, वो भी सही है। प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट लगा दो, जो भी लगा सकते हो, लाइट का बिल सकता है, टैक्स पेमेंट लगा सकते हो, वाटर बिल लगा सकते हो, जो भी आपको लगता है, या फिर रेंटल में रहते हो रेंटल डॉक्यूमेंट लगा दो। सेकेंड रीज़न यहाँ पे जो इस पूरे पेपर को मैंने देखा उसमें सबसे बड़ा सेकंड रीज़न था बैंक स्टेटमेंट। एक्चुअली में बैंक स्टेटमेंट था, यू हैव सफिशिएंट फंड बट ट्रांजैक्शन हिस्ट्री मिसिंग। ये मैंने सबसे ज़्यादा इस डॉक्यूमेंट में देखा था। मैं 4 से 2 पे ही ज़्यादा फोकस किया। एक तो टाइस का, जॉब्स के बारे में, और एक स्टेटमेंट बैलेंस था, लेकिन 6 महीने का प्रॉपर स्टेटमेंट नहीं दिया गया। 6 महीने का स्टेटमेंट था, बट जिस भाई ने लगाया था उनका ट्रांजेक्शन बहुत कम हुआ करता था, बड़ा अमाउंट का। अब थोड़ा सा मैं समझाऊंगा इसको आगे कि कैसे आपको सडनली लार्ज डिपॉजिट हुआ, पैसे अचानक डाले गए, सोर्सेज एक्सप्लेन नहीं था, पैसा जेन्युइन एप्लीकेंट को नहीं लग रहा था। देखो अभी समझाता हूँ कि जब बैंक स्टेटमेंट आपको लगाना हो या वीज़ा अप्लाई करना हो ना, तो उसके लिए सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट क्या होता है मैं समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं जनवरी के, मेरे को 3 तारीख को सैलरी आई 10,000 दिरहम या 2,000 यूरो। अब उसमें से क्या होगा, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं यूरोप में हूँ, दुबई में, कहीं भी 50% आप समझ लो कि आप अपने परिवार को ही देते हो, तो क्या करो, उसको स्प्लिट कर दो, एक साथ मत भेजो। 3 तारीख को आया तो 5 को आधा भेजो और 15 को आधा भेजो। उनको समझाओ कि मुझे 6 महीने स्टेटमेंट मेंटेन करना है। फिर आपके 5,000 बच गया। उस 5,000 में आप 100% होगा कि आप 250 यूरो या 1,000 दिरहम रेंट डालोगे। तो रेंट कोशिश करो कि बंदे को बैंक ट्रांसफ़र करो और उसमें रिमार्क डाल दो रेंट पेमेंट, तो एक रिकॉर्ड बन जाता है। और जब ट्रांसफ़र करोगे फैमिली को तो लिखो फैमिली मेंटेनेंस टू इंडिया, वहीं से ट्रांसफ़र करो। या फिर रिवॉलेट में ट्रांसफ़र कर रहे हो किसी अदर अकाउंट में, लिखो ट्रांसफ़र फॉर फैमिली मेंटेनेंस टू इंडिया, ऐसा लिखो, रिमार्क डालो और प्रूफ के तौर पे उस पेपर को संभाल के रखो। उसके बाद आपका बच गया लगभग 4,000 रुपया। 4,000 में आपको 1,000 रुपया
आप महीने का खाओगे पियोगे जो भी, या 2000 खाओगे, वो 2000 को प्रॉपर तरीके से हर हफ्ते हिसाब खत दिखाओ। या फिर बीच में कहीं शौरमा खाने जाते हो, कहीं पार्टी में जाते हो, कहीं रेस्टोरेंट में जाते हो, उसको काट स्वैप मारो और मंथ के एंड में एटलीस्ट 500 यूरो या 2000 दिरहम बचा के रखो। और ऐसे ही 5 महीने तक, 4 से 5 महीने तक करो। अगर 2000 दिरहम तक 4 से 5 महीने भी करोगे दोस्तों, तो 10,000 दिरहम लगभग 2000 यूरो होता है। और आखिरी महीने में एप्लीकेशन डालो जब आपकी सैलरी आती है, तो उस समय स्टेटमेंट को अच्छा खासा दिखेगा और प्रॉपर एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इंडिया लौटने की इमोशनल और सोशल बाइंडिंग वीक है। अब होता क्या है कि मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। अगर आप जैसे यूरोप में रह रहे हो, जैसे यूरोप पे वीज़ा अप्लाई हुआ था, आप यूरोप में रहते यूरोप में नहीं घूमोगे, यूरोप के बोर्डिंग पासेस सेव करके रखो। मतलब जैसे कि आप स्लोवाकिया में हो, क्रोएशिया में, माल्टा में हो, तो इटली जाओ, जर्मन जाओ, स्विट्ज़रलैंड जाओ, पेरिस जाओ, नॉर्वे जाओ, इन सब का बोर्डिंग पास संभाल के रखो। दिखेगा कि आप ट्रैवल करते हो, आपको मज़ा आता है ट्रैवल करने में। इसके लिए आप न्यूजीलैंड भी जा रहे हो, इसलिए आप ऑस्ट्रेलिया भी जा रहे हो। हाउ टू अवॉइड दिस, इस जैसे कि अवॉइड अगर इसको करना फैमिली टैक्स का, एक तो ट्रैवलिंग का सिस्टम डाल दो, और एप्लीकेशन कर समय मैरिज सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, फैमिली ट्री, एक्सप्लेनेशन, डिपेंडेंट प्रूफ सब लगाओ। पर्पस ऑफ ट्रैवल क्लियर होना चाहिए। अब इन्होंने क्या लिखा है कि ऑफिसर को लगा कि बंदा किस लिए जा रहा है, साइट सीइंग पे जा रहा है, टूरिज्म पे जा रहा है, वर्क करेगा नहीं करेगा, लॉन्ग स्टे रहेगा, हिडन, मतलब इंटेंशन था, उसको ऐसा लगा। तो ट्रैवल प्लान प्रॉपर लगाओ, डिटेल आइटनरी जो बनाए थे वो सही था, रिटर्न इंटेंशन का रिटर्न टिकट लगाओ, सब कुछ होना ज़रूरी चाहिए, रिटर्न फ्लाइट टिकट, कवर लेटर, साफ ठीक है। इसके बाद अब जब रीअप्लाई करोगे दोस्तों, तो क्या क्या आपको नहीं लगाना चाहिए। सेम डॉक्यूमेंट दोबारा मत लगाओ। हर रिफ्यूज़ल रीज़न का रिटर्न आंसर दीजिए। जो रिफ्यूज़ल भी हुआ इसका जब नेक्स्ट अप्लाई करेंगे, तो इसका जैसे काम मेरे पास ही है, तो मैं इस पर लिखूँगा रिफ्यूज़ल लेटर में ये रीज़न था और इसका ये एक्सप्लेनेशन है, पूरा बनाऊँगा। स्ट्रॉन्ग कवर लेटर बनाइए। बैंक प्लस जॉब प्लस फैमिली प्रूफ कंप्लीट होनी चाहिए। न्यूजीलैंड वीज़ा रिजेक्शन परमानेंट बैन नहीं होता, लेकिन सेम मिस्टेक दोबारा हुई तो नेक्स्ट रिफ्यूज़ल स्ट्रॉन्ग होता है। सिंपल भाषा में मैंने आपको एक चीज़ समझाया है। एक भी तो बताऊँगा कि ये वीडियो दोस्तों सिर्फ एक नॉलेज के लिए दिया गया है। वीज़ा अप्रूवल और रिफ्यूज़ल पूरी तरह से इमिग्रेशन ऑफिसर पे डिपेंडेंट होता है, इसमें हमारा कोई लुकआउट नहीं होता है। मैं नो गारंटी की बात करता हूँ, नो शॉर्टकट की बात करता हूँ। ओनली जेन्युइन एंड ट्रांसपेरेंट एप्लीकेशन पे ही बिलीव करना। दोस्तों, आपको अगर डॉक्यूमेंट रिव्यू करवाना हो, रीअप्लाई कैसे करना है उसकी स्टडी प्लान बनाना हो, जेन्युइन गाइडेंस लेना हो, तो मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो +9715649355 पे। और मैं आपको कोशिश करूँगा कि आपकी अप्रूवल रेशियो हाई हो। पूरी कोशिश हमारी होती है, क्योंकि जब तक आप को वीज़ा नहीं मिलता हमें भी अंदर से अजीब सा लगता है। तो इसलिए दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना, फॉलो ज़रूर करना और वीडियो को शेयर ज़रूर करना, ताकि आप सब की वजह से बाकी लोगों को मोटिवेशन मिल सके। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगी। कमेंट सेक्शन में सवाल पूछो, जवाब जरूर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।